हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार आपका चैनल कलर स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिसलिनियस है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लगभग छूट चुके हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉलिटेक्निक के लिए मिसलिनियस शुरू करना जरूरी था। इसलिए मैंने 11:30 बजे से मिसलिनियस शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, तो सब कोई आकर देखना शुरू कर दीजिए बाबू। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। इसके लिए कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल तथा समतल दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तल और समतल दोनों होगा। अब सुनिए कैसे होगा। जब ये उत्तल दर्पण हम लेते हैं तो इसके अंदर से कलई कर देते हैं और इसके सरफेस पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। मान लीजिए समतल दर्पण है, तो ये प्रतिबिंब इधर से अगर बन रहा है तो ये दर्पण के पीछे जितना आगे होता है उतना ही दर्पण के पीछे होता है, यानी कि यहाँ I बराबर R होता है। प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी, U बराबर V भी आप कह सकते हैं, U बराबर V भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितना प्रतिबिंब की दूरी होता है उतना वस्तु की दूरी होता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब की समतल और उत्तल के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयुक्त में वस्तु को स्थिति होगी। ठीक है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयुक्त वस्तु की स्थिति होगी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे है जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो, और वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब देखिए बाबू, अब जब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस पे रखेंगे तो उसका वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं तो ठीक, अगर हम वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस होकर केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, ऐसे गुजरता है और वह वस्तु प्रतिबिंब केंद्र पर ही बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। प्रतिरोध की इकाई होता है, तो प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। ठीक है, चलिए बाबू, अब प्रतिरोध क्या होता है जैसे देखिए हमने ओम के नियम पढ़े थे, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I, ये हमारा प्रतिरोध होता है और इसका ऐसे मात्रक ओम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो चलिए इसका ऑप्शन दिया अल्टरनेट, ट्रांसफर, डायनेमो और मोटर। यहाँ इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन में यहाँ पे डायनेमो हो जाएगा। ठीक है, मोटर हो जाएगा बाबू। ठीक है, मोटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। जैसे मैं यहाँ पे मैंने करंट इसको दिया, ठीक है, तो ये मोटर क्या हुआ, ये करंट को लिया और मोटर चलकर पंखा या आपका पानी उन्हें जो देने लगता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, पंखा भी यांत्रिक ऊर्जा पे चलने लगता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है बाबू, 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल और उत्तल दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्यों होगा? तो देखिए निकट के अगर दूरदृष्टि दोष के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब एक सेकेंड, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए उपयुक्त लेंस क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखा है। तो यहाँ पे एक है देशांतर तरंग, समानांतर तरंग, लंबवत तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है?
अब यहाँ पे इसका राइट आंसर पहले डी हो जाएगा बाबू, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है इसको देखिए। तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे जिगजैग मोशन में चलता है। ठीक है, इसको श्रृंग कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, विद्युत निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित है? तो प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र, बल, धारा। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। इसका राइट आंसर प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड बाबू। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्रतिरोध। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र तो है, बल तो है, धारा है, लेकिन प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, डायनेमो क्या है? तो डायनेमो क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, यह ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा को परिवर्तन करता है, ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है, विद्युत चुंबक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का परावर्तक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का परावर्तक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब डायनेमो क्या होता है, ऊर्जा को, यह क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को एक डायनेमो से क्या निकाल देता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में निकालता है। ठीक है, दो तार होते हैं समानांतर श्रेणी में, अपने करंट को यह निकाल देता है। इसलिए यह क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है, इसलिए यह ऊर्जा का परिवर्तक है। ठीक है, राइट आंसर देखिए। इसका नेक्स्ट आंसर देखिएगा बाबू, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमयक के रूप में होता है। अब इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखा है। अब अवरक्त है, पराबैंगनी है, गामा किरणें है, सूक्ष्म तरंग है। तो इसका ऑप्शन ए बी हो जाएगा बाबू। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, पराबैंगनी तरंग। अब पराबैंगनी तरंग क्या होता है? तो पराबैंगनी तरंग ऐसे जो होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाला भी ये रे है बाबू। ठीक है, ओजोन परत को प्रभावित करता है पराबैंगनी किरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम को अलग करना चाहता है, तो उसे किस प्रकार के विकिरण का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी। अब पराबैंगनी किरण तो होगा नहीं, अवरक्त तो होगा नहीं, लेजर तो होगा नहीं, इसका हो जाएगा सी, एक्सरे। क्योंकि किसी भी चीज़ों को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ों को, मतलब जैसे रत्न हो, भूषण हो, या फिर आपकी टूटी हुई हड्डियों को एक्सरे ही करके हम लोग उसको ढूंढते कि कहाँ फ्रैक्चर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे। जड़ता निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो जड़ता निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बल, द्रव्यमान, त्वरण, वेग। तो हम जड़ता को वस्तु के द्रव्यमान से मापते हैं। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान से मापते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान से इसको हम मापते हैं। अब जड़त्व क्या? जड़त्व 2 प्रकार का होता है। जड़त्व को नियम गैलीलियो के नाम पर रखा गया, इसको दिया न्यूटन ने था। ठीक है, और गैलीलियो के समान में इसको रखा गया था। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, गति जड़त्व और विराम जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, दूध मेखला का पता सबसे पहले किसने लगाया? ठीक है, तो दूध मेखला का सबसे पता पहले किसने लगाया? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस ने। तो इसका दूध मेखला का पहला पता गैलीलियो ने लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था? गैलीलियो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। अब गैलीलियो के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। अब दाब का यहाँ पे ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। चलिए, यहाँ पे न्यूटन है, डाइन है, पास्कल है, मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पास्कल। दाब का ऐसे ही मात्रक पास्कल होता है। अब दाब की बात आया तो इसको देखिए, दाब बराबर क्या होता है? तो दाब, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते तो दाब हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देंगे, एरिया को बढ़ा देंगे, तो दाब बराबर हो जाता है, P बराबर हो जाता है F/A।
बल बटा एरिया। अगर जैसे आप प्रेशर को बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कैंची, चाकू, छुरा जो नुकीला इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसके क्षेत्रफल को कम करके उसका दाब बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा। ठीक है, अब फोकस दूरी उसके 5 मीटर है, सेंटीमीटर में है बाबू। तो चलिए इसके आंसर को पहले बनाते हैं, कैसे होता है देखिए। तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 लेना पड़ेगा, ऊपर कितना लेना पड़ेगा 100, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और एक जीरो बच जाएगा तो 50। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 50D, और ये प्लस हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा +D, 50D हो जाएगा। ठीक है, सूत्र याद रखिएगा, P बराबर होता है 1/f। ठीक है, और f का मान रखिएगा ऊपर 100 से गुना कर दीजिए, 100 रख दीजिएगा नहीं, और नीचे 5 भाग दीजिए तो 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। कह रहा है रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट क्या करता है, संवेग के कार्य पे, सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, संवेग के। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ये काम करता है। अब ये देखिए जैसे क्या होता है, कोई ये रॉकेट हो गया, ठीक है, तो ये रॉकेट हो गया बाबू, जब ये ऊपर की ओर गति करता है तो नीचे से प्रमोद गैस, यानी कि बहुत सारा गैस नीचे छोड़ता है। ठीक है, बहुत सारा गैस अपने विपरीत दिशा में छोड़ता है, तो ये जाके ऊपर की ओर गति करता है बाबू। ठीक है, तो किसके आधार पर करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रहेगा बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया, सॉरी एक सेकेंड, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब जैसे गाड़ी क्या होता है, तो गाड़ी अगर जा रहा है तो उसके साइड में ये उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि दूर से आती हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब सही ढंग से और बड़ा सा एरिया में बन सके, जिसके कारण ड्राइवर को देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब इसका एक और फायदा है, पीछे से आते हुए गाड़ी जैसे एम्बुलेंस हो गया, पुलिस की गाड़ी हुआ, अग्निशामक की गाड़ी हुआ, तो उसके पढ़कर उसे सही समय पे साइड दिया जा सके, इसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप, गाड़ियों में प्रयोग में किए जाने वाले प्राकृतिक गैस मुख्यतः होता है। ठीक है, तो इसका जो प्राकृतिक गैस होता है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मेथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो इसका आंसर जो है मेथेन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेन। अब प्राकृतिक गैस मेथेन है, तो मेथेन के सूत्र जानिए, इसका CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। अब इसके 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इसका सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, 4 होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होता है। क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूछता है बाबू। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कभी अंतः संकरण पूछता है, पर अंतः संकरण पूछता है, तो इसको याद रखिएगा sp3 होता है। ठीक है, तो सारी चीजें याद रखने योग्य बात है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है। अब किस विकिरण का वेग प्रकाश का वेग से कम होता है। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम को अलग करना चाहता है, तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए। तो उसे एक्स किरण का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, एक्स किरण का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेविंग के
बाएं हाथ से के नियम से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरोध फ्लेविंग के दाएं बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कौन सा यंत्र प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोसेल। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन ने दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसी जैसे E इक्वल टू MC² जो है, तो इसी पे फोटोसेल यानी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, एक द्रव का अपर्तनांक गर्म करने पर क्या होता है? तो एक द्रव का अपर्तनांक गर्म करने पर घटता है। अगर आप एक द्रव को गर्म करते हैं तो उसका अपर्तनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। अपर्तनांक के बारे में आप जानते होंगे, तो म्यू बराबर क्या होता है? μ1/μ2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, 104 फ़ारेनहाइट के संगत तापमान केल्विन पर होगा। तो केल्विन में इसका तापमान कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 313 केल्विन हो जाएगा। राइट आंसर इसका देखिएगा बाबू। नेक्स्ट सवाल, शक्ति पी का एक उत्तल लेंस पानी में डुबोया जाता है। शक्ति P का एक उत्तल लेंस पानी में डुबोया जाता है, तब इसकी शक्ति क्या होगी? तो इसकी शक्ति में क्या होगा? तो इसकी शक्ति में ह्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ह्रास हो जाएगा। अब जब इसको हम डुबो देंगे बाबू, मान लीजिए किसी उत्तल लेंस को अगर हम डुबो देते हैं, या मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और इसको पानी में डुबो देते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगा? स्थिति जो पावर है उसके पावर में ह्रास हो जाएगा, क्योंकि वास्तविकता इसके कम है। वहाँ डबल अपवर्तन होने लगा। जैसे अभी यहाँ पानी का अपवर्तन होगा, फिर लेंस में जाएगा तो फिर इसका अपवर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, तो इसके पावर में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, 27 नंबर है, पेट्रोलियम के परभाजी का आश्वासन निम्नलिखित में से कौन से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एसफॉल्ट। एसफॉल्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है द्वितीय ईंधन का उदाहरण है। तो द्वितीय ईंधन का उदाहरण क्या है? तो ये ऑप्शन है यहाँ पे कोयला, जल गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो द्वितीय ईंधन का उदाहरण कोयला माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, प्रकाश से सूर्य से प्रकाश धरती के पृष्ठ तक आने में कितना समय लगता है? यानी कि सेकेंड में आपको बताना कि कितना सेकेंड लगता है। तो चलिए, इसका 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, 500 सेकेंड लगता है बाबू। कितना लगता है? 500 सेकेंड। यानी कि धरती पे आने में सूर्य के प्रकाश को 500 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 500 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? अब इसमें जो किस दूसरों से कौन भिन्न हो सकता है? देखिए, यहाँ पे प्रकाश वर्ष है, पारसेक खगोलीय इकाई है, और इसका माइक्रोन है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? माइक्रोन हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? माइक्रोन। अभी देखिए, ये 3 जो है दूरी के मात्रक है। किसके मात्रक है बाबू? दूरी के मात्रक है, दूरी के मात्रक है। लेकिन ये जो माइक्रोन है कंप्यूटर सिस्टम का बात है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, एक धातु का आयन m⁻³ यानी कि +3 इलेक्ट्रॉन खोता है, तो उसकी अंतिम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकता है? अंतिम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकता है? तो अंतिम ऑक्सीकरण संख्या उसका 6 हो जाएगा। ठीक है, +6 हो जाएगा बाबू। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, 1 ग्राम हाइड्रोजन H2 पर आयतन होगा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसका NTP पर 22.4 लीटर होता है। अब 1 लीटर NTP का है, या STP का है। ठीक है, आपको हमेशा मारना है 22.4
4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। एनटीपी का है चाहे एसटीपी का है, किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर ही होता है, एनटीपी और एसटी दोनों पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22.4 लीटर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कौन सा एक आयतनात्मक विश्लेषण में प्राथमिक मानक की तरह उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी। एक सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एक राइट आंसर की बात अगर हम कर लें तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब ऑप्शन बी कैसे होगा? तो ऑप्शन बी क्या होता है, ये सभी किसी न किसी प्रकार से केमिकल से जुड़े हुए। ये हमारा CaCO3 जो है ये संगमरमर का सूत्र है, ठीक है, संगमरमर का सूत्र है, और इसका इस्तेमाल हम लोग पथरीली चीज़ों के लिए किया जाता है, सीमेंट उपेंट के उत्पादन में किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग यहाँ पे इसका प्राथमिक विश्लेषण की तरह नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, इसका मानक विलयनों के तुल्यीकरण पर बदलता है। अब इसका तुल्यीकरण पर बदलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट चालकता। क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता हो जाएगा। अब तुल्यांकी भाग चालकता तो होगा, निर्मलता होगा नहीं, मोललता होगा नहीं, तो बचता है क्या थी? विशिष्ट चालकता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, 35। इसमें इस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होगा। अब किसका जलीय विलयन क्षारीय होगा? तो जिसमें अब धातु होगा वही ना, उसी का ना विलयन क्षारीय होगा। तो ऑप्शन में देखिए, सभी में यहाँ पे ये अधातु है, ये अधातु है, सभी में अधातु है, लेकिन सोडियम यहाँ पे है, ठीक है। तो जिसके कारण हम लोग अब पढ़े हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है बाबू, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें धातु है वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कौन सर्वाधिक ऊष्मा का उत्पादन करता है? अब सर्वाधिक ऊष्मा का उत्पादन कौन करता है? तो जिसमें जो बाबू, एक सेकेंड बताते हैं आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए, यहाँ पे ये बाबू ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि परवल अक्षार और परवल अम्ल है। अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो दोनों अगर अभिक्रिया करता है, दोनों अभिक्रिया करता है, NaOH और प्लस HCl अभिक्रिया करता है, तो बनेगा NaCl और प्लस H2O। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे बनेगा NaCl का, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। अब तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NaOH प्लस HCl, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, ये कह रहा है यह धातु के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयन से प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो किसको नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, ए हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हम कार्बन द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए कार्बन द्वारा क्यों नहीं अपचयन किया जा सकता है, तो आप भी जानते हैं कि धातु के जो सक्रियता श्रेणी होता है एल्युमिनियम टॉप पे होता है, जैसे लिखे बाबा का नाम और अल जनकर, तो अल जो आ रहा है ये ऊपर आ रहा है, तो इस कार्बन से कभी ये विस्थापित नहीं हो सकता है, इसलिए इसका अपचयन नहीं हो सकता है किसके? कार्बन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यह साइक्लोन का उदाहरण एक संरूपण है, तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का उदाहरण है तो नौका, साइक्लोहेक्सेन का उदाहरण है इसमें कथी? नौका। अब सुनिए ये कैसे, ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6, यहाँ पे 6 कार्बन लगा हुआ, ठीक है। तो ये नाव की तरह हुआ,
इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन कहा गया। क्या कहा गया बाबू? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौका का संरचना किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो नौका का साइक्लोहेक्सेन से, जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर करके दिखा दिया। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कह रहा है C3H6O2 C3H6O2 का कितने क्रियात्मक समूह संभावित है? ठीक है, तो कितने क्रिया संभावित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। अब इसको हम 4 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बताते हैं आपको 4 तरफ बनेगा कैसे ये। तो एक रूप में हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, अब CH3COCH3 2 हो गया। अब 2 और दिखा देता हूँ आपको। अब एक हो जाएगा आपको क्या? CH3CH2OH। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और भी है, तो इस तरह से आप अल्कोहल के रूप में, सॉरी यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो तीनों कार्बन को मैं एक साथ दिखा देता हूँ आपको, और बदल बदल के कर लीजिएगा। तो इसके 3-4 समूह हो जाएंगे। ठीक है, 4 समूह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सा फसल रजत दर्पण का परीक्षण देता है? तो रजत दर्पण का परीक्षण देता है कौन सा? तो इसका में हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। जिस यहाँ पे सुनिए, अब प्रोपेनल कहने का मतलब क्या है? CH3CH2CHO, ये हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। यह गैस वायु के संपर्क में आने पर ज्वलनशील होता है। अब इसमें से कौन सा वायु के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है? तो 51 नंबर सवाल है। तो यह 51 नहीं 41 नंबर सवाल है बाबू। यह कह रहा है यह गैस वायु के संपर्क में आने पर ज्वलनशील होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन इसका दे रखा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन हो जाएगा बाबू। अब हाइड्रोजन क्या होगा? अब चलिए, जैसे देखिए ये जब हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कभी बना लेता है, जल बना लेता है। ठीक है, तो ये जलाएंगे तब ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये वायु के संपर्क में आगे जल कर कभी बनाएगा, जल बनाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दे रखा है। एक सेकेंड बाबू, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा। अब देखिए बीटा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसे होता है? तो बीटा का द्रव्यमान तो कुछ नहीं होता, लेकिन चार्ज इस पे माइनस होता है बाबू। इसका चार्ज क्या होता है? माइनस में आता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की तरह माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। कह रहा है कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? अब यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SO2 अम्लीय ऑक्साइड है बाबू। ठीक है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसका SO2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ पे अधातु SO2 है, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। निम्न में से किसमें अष्टक नियम का पालन नहीं हुआ है? अष्टक नियम का किसमें पालन नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PCl5। इसमें अष्टक नियम का पालन नहीं होता। अगर ये अष्टक नियम का पालन हुआ रहता तो PCl3 होता, लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम सीमा पर आधारित है, इसलिए इसमें ऑक्टल रूल का पालन नहीं किया गया। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। निम्न किस अणु की आकृति रेखीय नहीं है? ठीक है, किस अणु की आकृति रेखीय नहीं है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए,
H2S का आकृति रेखीय नहीं है, इसका आकृति रेखीय नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव का माना गया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव क्या माना गया है? तो इसका मानक हाइड्रोजन अगर जो बातें हम कर रहे हैं उसका 0 भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है खुली अवस्था में H2 जो होता है 0 के रूप में रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, वातावरण में एन नाइट्रोजन का लगभग कितना परसेंट है? तो वातावरण में नाइट्रोजन लगभग 78% है और ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, यह तो सबसे कम क्रियाशील है। तो यहाँ सबसे कम क्रियाशील की अगर हम बात करें तो Pb हो जाएगा, प्लम्बम हो जाएगा, ठीक है, Pb हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, भौतिक कण होता है, तो भौतिक कण इसमें कौन सा है? तो इसमें भौतिक कण जो होता है हाइड्रोजन का नाभिक होता है। भौतिक कण क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के नाभिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, निम्न में से कौन सी परमाणु से इलेक्ट्रॉनिक साझा कर सकता है? तो देखिए इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन कार्बन को साझा कर सकता है? तो 50 के डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन N प्लस नाइट्रोजन के साथ साझा कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। चलिए बाबू, अब साझा कैसे कर सकते? तो यहाँ पे मान लेते CN हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे कार्बन इस तरह से बना लिया 3 बॉन्ड N, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसका हाफ इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, तो ऐसे कर सकता है। या फिर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा। तो एक इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड एक हाफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, प्राकृतिक रबर का बहुलक जिसका एकल है, तो प्राकृतिक बहुलक के बात कर रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपीन हो जाएगा, आइसोप्रोपीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है कक्ष तापमान पर Pb का एक आयतन H2 निम्न गुणित आयतनों का अधिशोषण करता है। तो इसका अधिशोषण क्या होता है? तो 52 का डी हो जाएगा। अधिशोषण कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, सिरका का तनु विलयन क्या होता है? अब सिरका का तनु विलयन क्या होता है? तो सर सिरका का तनु विलयन, एक सेकंड बाबू, सिरका का तनु विलयन एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सिरका का तनु विलयन एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अब फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे है तो ये चिट्टी में पाया जाता है, ये तो होगा नहीं, COH होता है, ऐसे होता है। ब्यूटेरिक अम्ल तो होगा ना, मेथनोएट अम्ल तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक केले का स्वाद लेने के लिए प्रयुक्त होता है, अब उसमें क्या होता है कि केले का स्वाद हमें मिलने लगता है। 54 नंबर सवाल, तो 54 का हो जाएगा एमिल एसीटेट। एमिल एसीटेट एक केले या फल का स्वाद देता है बाबू। एमिल एसीटेट जो होता है, अब देखिए यहाँ पे एमिल एसीटेट कर रहा है तो CH3CO यहाँ पे R होता है, ये इसी का प्रोडक्ट होता है एमिल एसीटेट, जिसके कारण हमें ये क्या होता है? फलयुक्त तो मिलता है, ठीक है, एमिल एसीटेट हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, 55 नंबर, जल के अस्थायी कठोरता किसके कारण से होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, निम्न में से कौन उभयधर्मी है? तो निम्न में से कौन से उभयधर्मी? तो इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं है, इसका हो जाएगा राइट आंसर Al2O3 हो जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा Al2O3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू,
ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सॉरी, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बाबू कैलोरी। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? तो रेडियो सक्रियता का खोज बेकुरल ने किया था, लेकिन इसका मैडम क्यूरी भी इसको बाद में खोज की विस्तार से, लेकिन इसका सबसे पहले खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? बेक्यूरल को दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। भारी जल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो भारी जल का रासायनिक नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड। ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड ये क्या होता है? D2O होता है बाबू। ठीक है, ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। नाभिक में न्यूक्लियस परस्पर बंधे होते हैं। तो नाभिक में न्यूक्लियस बंधे होते हैं, नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। नाभिक में न्यूक्लियस नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने 60 सवालों को सोल्व किया बाबू। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।